Today we are going to study a new chapter of biology, that is respiration in plants. Okay, तो हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करती है, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर कर वो अपना फूड बनाती है, जो कि इमीडिएटली यूज करने के लिए कहते हैं हम ग्लूकोज C6H12O6, और फिर उसे स्टोर करके शुगर एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके वो अपने आप में रखती है, जिसपे ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस फूड चेन या फिर इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो उस पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ओके, तो यहाँ पर प्लांट ने खाना बना लिया, लेकिन उसे खाने के बाद उसमें से एनर्जी निकालनी, ओके, द रिमूवल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड व्हिच they had made is known as respiration. Okay, the most important characteristics of life, a continuous supply of material for the growth of body and energy for carrying out various processes. तो जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ओके, इम्यून सिस्टम, वो सारे सिस्टम्स है, उसको कंप्लीटली वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि वो अपने फूड में से लेती है। All systems from a single cell to ecosystem requires energy to work. As you have studied, the light energy is converted into chemical energy by plants during the photosynthesis, and this energy is stored in the bonds of complex molecules such as glucose and starch. It is this complex molecule are named as food. Okay, तो स्टोर करती है फूड अपने बॉडी में इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च। ओके, दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। ओके, तो बाकी सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम शुगर कह देते हैं, और अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नेम अ स्टार्च, जिसके फॉर्म में जो प्लांट्स है वो खाना स्टोर करते हैं। However, the energy in the food has to be made to available cell in a usable form. तो जो फूड में से एनर्जी रिलीज हुई है उसे उस फॉर्म में लाना पड़ता है, जिसकी हेल्प से ईच एंड एवरी सेल है वो एनर्जी गेन कर सके। दिस रोल इज ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो रोल है रेस्पिरेशन का, जिससे सारे सेल्स को एनर्जी देना। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ओके, तो ये आपको याद है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द फैट्स एंड प्रोटीन्स, molecules of fat and proteins, the energy stored in organic molecule is released by oxidation. Oxidation की हेल्प से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन, स्टार्च का ऑक्सीडेशन, लैक्टोज का ऑक्सीडेशन जो कि होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज thus made available to the living cell in form of ATP. ओके, जो यहाँ पर लिखा है cells in usable form। ओके, तो यूजेबल फॉर्म यहाँ पर हमने देखा, तो ये ATP है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एक यूजेबल फॉर्म है फॉर ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स। इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि उसका फुल फॉर्म हो गया। तो O2 रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन is obtained from the atmosphere. ओके, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीडेशन प्लांट्स है वो एटमॉस्फेयर में से मींस एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं। ATP is a energy currency of the cell. ओके, तो ATP यहाँ पर यूनिट है एनर्जी की सेल के लिए। तो कौन सी प्रोसेस से कैसे एनर्जी रिलीज होगी वो यहाँ पर हम देखेंगे। द फर्स्ट रेस्पिरेशन, हम डिटेल में रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी मेथड्स हैं और डिफरेंट consequences. Respiration is a stepwise oxidation of or complex organic molecule to release of energy as ATP for various metabolic activities. Okay, this is very first definition कि respiration है वो oxidation of complex organic molecules है, जो कि प्लांट्स बनाते हैं। पहले ही हमने देखा ग्लूकोज, स्टार्च एंड शुगर। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीडेशन कर उसमें से एनर्जी रिलीज की, जो कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प होगी। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वहां उसके साथ साथ वो गैसेस का भी एक्सचेंज करेगी, जिसकी हेल्प से, और जो कि हम फोटोसिंथेसिस में भी गैसेस का एक्सचेंज रहता है, रेस्पिरेशन में भी गैसेस एक्सचेंज from organism and environment रहेगा। The green as well as non-green plants obtain oxygen from the environment and return carbon dioxide and water vapors into it. Okay, ये आपको
कोई भी होगा वो ऑक्सीजन तो लेगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर छोड़ेगा। जो वाटर होगा वो बॉडी में अपने अपने पास ही रखेगा फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। दिस मेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कहा गया उसे कहा गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। प्लांट्स के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स, तो उसमें हम कहते हैं ब्रीदिंग, जिसमें एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज सिमिलर टू ब्रीदिंग इन एनिमल्स। The biochemical processes which occurs within the cell and oxidize the food to obtain energy is known as cellular respiration। जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीडेशन करता है फूड का, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वेरियस एंजाइम्स कैटलाइज दिस प्रोसेस। ओके, यहाँ पर बायोकैटलाइज मींस नेचुरली अकरिंग कैटलाइज्ड। कैटलिस्ट जो है वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में। The process by which cells obtain energy from complex molecule depends upon whether or not oxygen is present in the environment and utilized। तो यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, जो कि पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहेंगे जब वो यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन के बिना ही वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा उसे कहेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, this process by which the cells obtain energy from complex food molecule depends upon whether or not the oxygen is present, whether or not the oxygen is present in environment or not. Respiration is termed aerobic when oxygen is utilized। okay, तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब यूटिलाइज नहीं हुआ होता तब उसे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। In anaerobic respiration, organic molecules are incompletely broken down in the systole of the cell, and small fraction of energy is captured as ATP for use of the cell। Means यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है कि जब anaerobic ओके, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, टेबल बना देते हैं डिफरेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया एरोबिक और ये हो गया एनाएरोबिक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन इज एब्सेंट। पार्शियल फूड का जो है वो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, सॉरी एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन complete breakdown of food, less energy is released, high amount of energy
रिलीज। ओके, तो ये हो जाता है अभी तक पढ़े हुए डिफरेंस। ओके, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कैप्चर्ड एज एटीपी। ओके, तो यहाँ पर सिस्टोल में टूट जाते हैं, इनकम्प्लीट ब्रोकन in aerobic respiration. Okay, this is दूसरा point. In aerobic respiration, in the reactions of anaerobic respiration followed by an oxygen requiring process that requires much larger quantity of energy to form of ATP. This occurs in mitochondria in eukaryotes and in folded plasma membrane called mesosomes of the prokaryotes. तो यहाँ पर सिस्टोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ यूकारियोट्स एंड मेसोसोम्स in prokaryote। और एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टोल मींस साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ सिस्टोल मींस साइटोप्लाज्म तक ही रिएक्शंस होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में इसके बाद सिस्टोल के बाद एक और ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन मींस ऑक्सीजन के नीड वाली रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन होती है, जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक यूकारियोट्स में और मेसोसोम्स को प्रोकारियोट्स में मेसोसोम्स में होती है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो कि होती है वो रिलीज होती है। ओके, it is important for you to note the several common processes occurs in both aerobic and anaerobic respiration। ऑक्सीडेशन, ओके, तो ये कॉमन प्रोसेसेस है। ओके, ये कॉमन प्रोसेसेस है जो कि एरोबिक एंड एनाएरोबिक दोनों में होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टू रिलीज केमिकल एनर्जी फॉर्म कॉम्प्लेक्स फूड। ओके, तो यहाँ पर ये देखा हमने कि जो भी ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है। यूज ऑफ कोएंजाइम एज अ कैरियर ऑफ हाइड्रोजन टू remove the hydrogen from the organic molecule, leading to the reduction of the coenzyme and oxidation of the substrate. Most of the hydrogen carrying are NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, and FAD, that is flavin adenine dinucleotide. These are later reoxidized, releasing energy for ATP. तो ये common process है। Use of high energy phosphates like ATP for transfer energy। Okay, तो use high energy phosphate, जो कि phosphates होते हैं, use होता है for compounds like ATP for energy transfer। energy transfer में से differences हो जाते हैं। इसको छोड़कर हमने जो भी difference बनाया है वो भी आपको याद रख लेना है, जो कि ज़्यादा डिटेल में है। Okay, aerobic तो takes place in presence of oxygen, takes place in absence of oxygen। aerobic तो leads to complete oxidation, anaerobic means incomplete oxidation। एरोबिक में आ जाता है, इट इज द मोस्ट कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनाएरोबिक में आता है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स है, यूकार्योटिक्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वो सारे सेप्रोफिट्स, सेप्रोफाइट्स, वो सारे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इन मसल्स एंड इन सम टाइम कंडीशंस हमारे बॉडी में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके हमने हाईली वर्कआउट किया तो हमें मस्कुलर स्क्रैम्प हो जाता है, मींस हमारे मसल्स में पेन होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर हमें पेन होता है, जहां पर लैक्टिक एसिड डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है बनाऊंगा, जब हमने हाई एक्सरसाइज की तब मसल्स के सेल के पास जितना भी ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया। ओके, ऑक्सीजन एंड, ऑक्सीजन का एंड आ गया, मसल्स में जितना भी ऑक्सीजन था वो फिनिश हो गया, फिनिश कह देते हैं। अब हम और भी एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन है वो नहीं है,
तो वो यहाँ पर एनएरोबिक, लेकिन एनर्जी तो चाहिए मसल्स के सेल को, हम वर्कआउट कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए मसल्स के सेल को, तो वो अब एरोबिक पाथवे छोड़कर एनएरोबिक पाथवे फॉलो करेगा, जिसको एनएरोबिक पाथवे में हमारे मसल्स में ओके जब हमें एनर्जी मिल गई तो एनएरोबिक पाथवे में हमें एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड ओके मसल्स में। तो एनर्जी हमने पा ली, अब जो लैक्टिक एसिड है हमारा वो मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा, मींस स्टोर हो जाएगा ओके। तो लैक्टिक एसिड मसल्स में स्टोर हो गया, जिसकी वजह से हमें मसल पेन होता है ओके। तो जिसे हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प ओके। तो यहाँ से हाई एक्सरसाइज मसल का ऑक्सीजन खत्म हो गया, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन छोड़कर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसके एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल्स में पेन होता है। तो ये था एग्जांपल एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनिमल ह्यूमन बीइंग्स ओके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा टाइप डिफरेंस बिटवीन ओके, ये और डिफरेंस है ओके। तो यहाँ तक हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओके। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में और डिफरेंस है यहाँ पर ओके रिएक्शन में। बेसिकली हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन है ओके, OD मींस ऑक्सीजन डिपेंडेंट ओके एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसकी रिएक्शंस कैसी होती है, ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ फूड C6H12O6 ग्लूकोज, जो कि जब ऑक्सीडेशन होगा उसका तब फॉर्म होगा 6CO2 6H2O एंड 6O2। ये 6O2 जाएगा बाहर बॉडी में कंज्यूम होने सेल के पास ओके। ये एक्सेल होगा एंड ये 6H2O यहाँ पर बॉडी में ही रहेगा ओके। तो ऐसे रेस्पिरेशन होता है और हमारे पास 38 ATP फॉर्म होती है, जो कि यूटिलाइज होगी फॉर इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ओके। लेकिन जब हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर जो सिस्टिक एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म होगा इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 एंड 2 ATP ओके। यहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर 38 ATP फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पर एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये हो गया हमारा बॉडी की केस एज इन मसल्स ओके। जो मसल्स में हमने देखा कि जो C6H12O6 होता है वो 2 लैक्टिक एसिड प्लस ATP ओके। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल्स में मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें पेन देते हैं, और ये 2 ATP एनर्जी फॉर्म होती है। तो जैसे कि हमें देखा कि जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मींस एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड जो कि नेक्स्ट डिफरेंस है, जो कि उसके पोजीशन पर जाता है कि कहां पर ये रेस्पिरेशन होता है, जो यहां पर हो जाता है टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकारियोट्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकारियोट। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है वहीं रुक जाता है। तो कोएंजाइम इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स non-protein molecule which is temporarily bound to an enzyme and act as a link between metabolic reactions okay। तो ये आपको याद रखना कि what a coenzyme is, this is a complex non-protein molecule which is temporarily bounded with an enzyme as a link between metabolic pathway, the series of biochemical reaction के बीच में जो भी यहाँ पर हेल्प करता है ओके। तो यहाँ पर हमने पहले ही देखा था 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन, जिसमें 2 टाइप थे सेल्युलर में एरोबिक एंड एनाएरोबिक। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखेंगे। इन प्लांट्स द एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इन एंड आउट बाय सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू अ जनरल बॉडी सरफेस ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर स्टेम, रूट्स और फ्रूट एंड सीड के सरफेस पर से जो कि जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, गैसेस होती है, यहाँ से एक्सचेंज होती है
नेक्स्ट इज लेंटिसेल्स। तो यहाँ पर इसे कहते हैं लेंटिसेल, होल टाइप होता है उनके बार्क पे। ओके, लेंटिसेल्स ओपनिंग इन द बार्क ऑफ अ ट्री ट्रंक। थर्ड कहते हैं उसमें कुछ होल्स रहते हैं जिससे लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोमाटा प्रेजेंट इन लीव्स एंड यंग ग्रीन प्लांट्स इन स्टेम। स्टोमाटा जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं एंड यंग ग्रीन पार्ट्स ऑफ स्टेम। Plants do not need oxygen carrier where O2 is carried in blood. This is because O2 requirement is less in plants than in animals, since the plants have large surface area to absorb the required amount of O2 through diffusion. Plants को जितना O2 चाहिए होगा वो surface से absorb कर लेगी। Animals में O2 carriers होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन, लेकिन प्लांट्स में उनका सरफेस एरिया बड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो सरफेस से ही सारी नीड जितने भी ऑक्सीजन के है वो फिनिश कर देते हैं। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर गैसेस एंटर द इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन द प्लांट्स एज O2 is utilized more of a diffusion in plant, since CO2 being constantly formed and its concentration in tissue spaces become higher than the surrounding air. As a result, it diffuses out of the plant, especially when it is not being used for photosynthesis. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का धीरे धीरे एक्युमुलेशन जो कि बढ़ जाता है सरफेस में प्लांट्स की, तो जब तक वो यूज नहीं होता तब तक वो बाहर निकल जाती है CO2, और जब नीड होगा तब वापस एब्सॉर्ब हो जाती है। कैन यू एक्सप्लेन as to why during the day plants give out oxygen instead of taking up it for respiration? ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात को रेस्पिरेशन करते हैं। सो इन प्लांट्स O2 released during their photosynthesis in a daytime is made available for respiration. तो दिन में वो O2 छोड़ती है। However, the rate of photosynthesis is higher than the rate of respiration. Means photosynthesis है वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक होगा, respiration है वो कम टाइम होगा। Thus, the plants give out excess O2 in a daytime. However, they release only CO2 at night as the photosynthesis stops in absence of sunlight. Animals gives out CO2 at all time. जब तक respiration चालू है तब तक O2 रिलीज होगा, जब तक फोटोसिंथेसिस चालू है तब तक CO2 एब्जॉर्ब होगा और O2 रिलीज होगा, और जैसे ही डे टाइम खत्म हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, उसी टाइम से रेस्पिरेशन शुरू होगा जिसमें CO2 रिलीज होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर हम कुछ पाथवेज देखेंगे, कौन से पाथवे में यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कि रेस्पिरेशन में एनारोबिक एंड एरोबिक में होती है। Oxygen that is absorbed in body used to oxidize the nutrients, which is glucose, amino acids, fatty acids, completely producing CO2. ओके, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि ऑक्सीडाइज होकर CO2 फॉर्म करता है, वाटर एंड एनर्जी। ओके, CO2 वाटर एंड एनर्जी फॉर्म करेंगे। It occurs within the cell and tissue. Have observed figure 12.5 to 12 step. Okay, तो जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल रेस्पिरेशन इज नोन एज ग्लाइकोसिस। ओके, तो ग्लाइकोसिस है, ग्लाइकोलाइसिस वो सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह। जो हमारा शुगर होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से, हमारा शुगर ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से 2-पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, शुगर ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से 2-पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, एंड देन ये 2-पाइरुवेट एक रिएक्शन ये करेगी और एक रिएक्शन ये करेगी, इसे हम क्रेब्स साइकिल कहेंगे। ओके, यहाँ पर 3 रिएक्शंस होगी, यहाँ पर बेसिकली 3 रिएक्शंस होगी। ये दो गई एनारोबिक, ये हो जाती है एरोबिक। ओके, एक बार वापस, शुगर है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, उसकी हेल्प से 2-पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। क्योंकि पाइरुवेट एक कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। ये 2-पाइरुवेट यहाँ पर
ऑक्सीडेशन जैसे कि एनिमल्स हो गए, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल फॉलो करेगा, और जब मसल्स में लैक्टिक एसिड वाली ये साइकिल फॉलो करेगा, ये रिएक्शन फॉलो करेगा, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ये साइकिल फॉलो करेगा। तो वन बाय वन हम तीनों पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज Embden-Marov-Parnas pathway, ओके, तो ये नाम है। Whether or not the oxygen is available in the cell, the breakdown of glucose is initially available always anaerobic, okay? यहाँ पर कहा गया है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ग्लूकोज है वो एनाएरोबिक तरह भी टूटेगा और यहाँ पर हमें पायरुवेट एसिड देगा। पायरुविक एसिड और पायरुवेट वो दोनों सेम है, पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट दोनों सेम है। It involves oxidizing of glucose to the two molecules of pyruvic acid through a series of enzymatic controlled reaction occurs in systole. Initially, substrate is glucose either from photosynthesis as in plants from carbohydrate digestion in animals. Okay, तो animals सारे organisms में जो भी respiration करते हैं उसमें 2-pyruvic acid form होगा। Glycolysis may be subdivided into 3 major parts, okay? तो यहाँ पर जो glycolysis process है उसमें 3 major parts में divide किया गया है। The first is the phosphorylation of glucose to form 1,6-diphosphate, fructose 1,6-diphosphate. This is the activation of glucose, okay? पहली step को कहेंगे हम activation of glucose, okay? Activation of glucose जिसमें होता है phosphorylation of glucose to fructose 1,6-diphosphate. Next is splitting of this compound into 3-carbon sugar phosphate. अब जो 1,6 fructose 1,6-diphosphate है वो स्प्लिट होगा दो कंपाउंड में जो कि होगा 3-carbon phosphate which are interconvertible. Note that this is the origin of term glycolysis, means splitting of glucose. तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो टूटेगा 3 कार्बन कंपाउंड वाले सुगर फॉस्फेट्स पे, and oxidation of degenerated of each 3-carbon phosphate is oxidized by removal of hydrogen making a reduced NAD, that is NADH, and production of 2 ATP. Okay, तो यहाँ पर NAD यहाँ पर एक एनर्जी का यूनिट हो गई। This is a group of reaction. It is believed with one of the first energy capturing reaction which involves about 3 billion years ago in ancient bacteria, and today it is occurs in virtually all cells. तो पहली बार माना जाता है कि ये जो एंशिएंट बैक्टीरिया थे उनमें ये प्रोसेस देखी गई थी, और अभी ये सारी प्रोसेस एक सेल में होती है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस को 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 1 fructose 1,6-diphosphate, ओके, जिससे क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। द नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड वाले 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ओके, 3 कार्बन वाले कंपाउंड फॉर्म होते हैं विच आर इंटरकन्वर्टिबल, जिसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का यही मीनिंग होता है जैसे इट इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। एंड थर्ड इज 1 by 1 उनका ऑक्सीडेशन करना, एंड ईच 3 sugar phosphate is oxidized by removal of hydrogen and making of some amount of energy. तो ग्लाइकोलिसिस को तोड़ा गया। तो बैलेंस इक्वेशन ये रही पूरी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लूकोज इज ATP, और ATP के हेल्प से यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉर्म होगा। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन ATP लेकर एनर्जी लेकर फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate कन्वर्ट हो गई। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट इज फ्रुक्टोज 1,6-diphosphate इज कन्वर्टेड इनटू 2 कंपाउंड, देयर इज 3 कार्बन सुगर फॉस्फेट एंड 3 कार्बन सुगर फॉस्फेट, जिसे कहा गया स्प्लिटिंग। एंड द नेक्स्ट इज द ये और ये दोनों NAD पॉजिटिव लेकर NAD रिडक्शन, यहाँ पर कार्बन में से हाइड्रोजन निकालकर, ये कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालकर बाहर निकाला, मींस यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड अगेन द सेम प्रोसेस, 2 ATP
यहाँ पर फॉर्म हुई एंड पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ। मींस यहाँ पर एक पायरुविक एसिड और यहाँ पर दूसरा पायरुविक एसिड, मींस 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ। ग्लूकोज पर 4 ADP plus 4 PI plus 4 NAD gives 2 pyruvic acid। यहाँ पर compressed form of this reaction दिया गया है। 2 molecules of ATP were used in the initial step of glycolysis, thus the net gain of ATP during glycolysis is 4 minus 2 is 2 ATP। यहाँ पर 2 ATP कंज्यूम होगा और हमें 38 ATP यहाँ पर हमें मिलेगा। Thus we see that only small amount of energy is released at the end of this process। ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन उसकी हेल्प से जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। ओके, उसी की जैसा एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर further oxidation of pyruvic acid requires O2, it then enters mitochondria for aerobic acid। ओके, तो यहाँ पर पायरुविक एसिड के फॉर्म होने के बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर तो किया लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ओके, तो और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 माइक्रोब्स plants and animals carry out fermentation। तो यहाँ पर उसकी वजह से fermentation होगा। Fermentation involves reduction of pyruvic acid to ethyl alcohol and CO2। तो जो pyruvic acid होगा उसका भी रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से फॉर्म होगा ethyl alcohol and CO2 और lactic acid। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD positive, thus NAD is regenerated which can be used in glycolytic pathway and production of 2 ATPs can continue under anaerobic conditions। Refer to figure that note there is no further release of ATP during fermentation। Although you are more familiar with term fermentation in the context that alcoholic fermentation now being used for anaerobic pathway for the production of pyruvic acid in glycolysis system। तो इसी वे में यहाँ पर fermentation होता है जिसमें एनर्जी थोड़े बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2। तो ये मिक्स्ड तीनों का एक फ्लो चार्ट टाइप है। What are the significance of fermentation? Okay, fermentation की इंपॉर्टेंस क्या है? Fermentation is a number of industrial application। यहाँ पर industrial applications है। It is made use on large scale in certain industries। Microorganisms like a different strain of bacteria and yeast are cultured in very large number of and used for various purposes। In bakeries for preparing bread, cakes and biscuit, in breweries for preparing wine and other alcoholic drinks, in producing vinegar and in tanning and curing of leather। Ethanol is used to make gasohol and fuel and used in car in Brazil। तो यहाँ पर different applications for fermentation के। In everyday life, fermentation used for making idli, dosa, etc. food items and need fluorine maida left for some hours in environment they become spongy। This is because fermentation by the bacteria that become to fluid। As carbon dioxide escapes, it causes leaving। Fermentation products are typically flavor and taste to this item। तो यहाँ पर fermentation हुआ है जो food items को taste और flavor देता है। Do you know muscle pain during the prolonged exercise is due to the accumulation of lactic acid under anaerobic respiration। तो यहाँ पर fate of pyruvic acid in aerobic respiration। You already know that the glucose is converted to 2 pyruvic acid। तो यहाँ पर हमें पता है कि ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है 2 pyruvic acid में in cytoplasm during glycolysis। In presence of oxygen, the pyruvic acid enters the mitochondria and is decarboxylated, removal of CO2 and dehydrogenated, removal of hydrogen to acetylcholine। तो यहाँ पर acetylcholine फॉर्म होता है। Is thus the connecting link between glycolysis and the next series of reactions that yield more energy in form of ATP। तो यहाँ पर दूसरी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन परफॉर्म होती है जो कि एसिटाइलकोलाइन एसिटाइल CoA ओके के हेल्प से होती है and can also be generated from fats and protein। Krebs cycle or the citric acid cycle। ओके, तो एसिटाइलकोलाइन CoA
ओके एसिटाइल कहते हैं। एसिटाइल कोए इज अ मॉलिक्यूल एंटरिंग द Krebs साइकिल। तो यहाँ पर हम डिटेल्स ऑफ दिस Hen's Krebs in 1930 is also known as tricarboxylic acid cycle to TCA cycle। ओके तो यहाँ पर हम इससे देखेंगे जो कि पायरुवेट है वो यहाँ पर NAD मींस हाइड्रोजन रिमूव कर CO2 रिमूव कर मींस डिहाइड्रोजनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद एसिटाइल फॉर्म होता है 2 कार्बन कंपाउंड जो कि Krebs साइकिल में एंटर होता है। जो कि एसिटाइल है वो एसिटाइल CaO कोएंजाइम के साथ मिलकर साइट्रेट फॉर्म करता है। साइट्रेट में वापस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो कि फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके अल्फा कीटोग्लूटारेट की हेल्प से यहां पर CO2 ATP रिलीज होती है, वापस डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्साएसिटेट, then again it will be converted into coenzyme और ये coenzyme प्लस एसिटाइल और मिलकर वापस एसिटाइल CoA ऐसे यहाँ पर ATP हमें फॉर्म करवाता है। ओके ऐसे 10 एक साइकिल में एक कार्बन की एक साइकिल रहती है। ओके 1 कार्बन पर 1 साइकिल। ओके मींस हमारे पास 6C6H12O6 है तो यहाँ पर एक कार्बन के लिए एक साइकिल ऐसे परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए 6 साइकिल ऐसी परफॉर्म होगी और हमें ATP रिलीज होगा। ओके तो इसे कहते हैं Krebs साइकिल। द समरी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 पायरिक एसिड प्लस NAD प्लस 2। ओके तो ये हो गई हमारी समरी ऑफ दिस रिएक्शन। H carrier NAD and FAD are the derived from vitamin B complex and are known as coenzymes। ओके NAD and FAD are the coenzymes। तो ये डिटेल है Krebs साइकिल की। तो द रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द हाइड्रोजन कैरियर नाउ मूव टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो हाइड्रोजन कैरियर है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले गया है। दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टे। क्रिस्टे के पास the hydrogen ions carried into the crystal undergo stepwise oxidation using the molecular oxidation energy is released in small steps. Thus, they are ATP from ADP and inorganic phosphate. This is called oxidative phosphorylation. During this reaction, the hydrogen is split into a positive and electrons which are accepted by a series of hydrogen and electron carriers ending with oxygen. This series of carriers constitute the respiratory chain. Okay, respiratory chain that is now ATP और ATP यहाँ से small steps में reactions है सारी जो circles आपको दिख रहा है वो small steps में यहाँ पर ATP release होता है। Hydrogen or electron at a higher energy level are passed from one carrier to the next, moving downhill in energy terms until they reach oxygen, the final acceptor of electron, which has result in reducing to the water. Next जो कि होता है जो कि water में convert हो जाता है। Each transfer level some energy is released as heat and in some transfer is used for formation of ATP. The final step involves cytochrome oxidase enzyme which hands the over the electron to H positive before being accepted by oxygen to form water. For each NADH2 that enters the respiratory chain, 3 ATP can be made out. For each FADH2, only 2 ATP can be made. And guess this is only the fact that FADH2 enters the respiratory chain at the lower energy level. Okay, तो यहाँ पर low energy में निकलता है और high energy देता है. Substance like carbon monoxide H2 act as a poisonous since they block the H transfer and stop it. इसी की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आएगा? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग यहाँ पर हमें नहीं करनी चाहिए जो कि कम एनर्जी रिलीज कराता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। पायरुवेट तो कितनी ATP और NADP जो कि एनर्जी की यूनिट है वो यहाँ पर फॉर्म होती है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे 2 ATP और 2 NAD पॉजिटिव और NADH और H पॉजिटिव फॉर्म हुआ था। पायरुवेट एसिटाइल कोलाइड फॉर्मेशन में 2 CO2 एंड यहाँ पर 2 NAD। Krebs साइकिल में 4 O2, ये CO2 तो निकल जाएंगे थ्रू एक्सलेशन। हम सांस बाहर लेंगे तो CO2 निकल जाएगा। सांस अंदर लिया, रेस्पिरेशन हुआ और सांस बाहर लिया, मींस जस्ट 2 to 3 सेकंड्स में यहाँ पर पूरी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस ऊपर देखी है वो होती है। ये 4 ATP और ये 4 8 मींस 8 ATP और यहाँ पर NADH तो 10 NADH NH पॉजिटिव मींस 10 into 3 करेंगे तो 30
30 plus 4 means 38 ATP इस रिएक्शन में फॉर्म होता है. Remember that the turns of Krebs cycle takes place over the glucose molecule. At the end of glycolysis, two pyruvic acid molecules are formed, each with separated entering the Krebs cycle. According to some biologists, the total number of ATP molecules produced in a cell respiration after the oxidation, one of the glucose molecule is 36 and not 38 because two NADH2 molecules produced in glycolysis in the cytoplasm are theoretically oxidized through the electron transport chain in mitochondria. In the mitochondria, on the other hand, matrix is already having high concentration of NADH2 and thus two NADH2 molecules are produced in glycolysis having entered the mitochondria against the concentration gradient for oxidation and for this process. Means यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो कि एक्चुअल में हमें पढ़ देखा कि यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में 36 होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. और ये हो गई प्रोकार्योट में कि साइटोप्लाज्म में ऐसे टू पायरुवेट फॉर्म हुआ देन टू NADH को जैसे Krebs साइकिल एट द एंड यहां पर वो FAD एंड 10 NADH2 ओके तो 30 प्लस 248 ओके 38 यहां पर ऐसे जनरेट हुआ और ये सारे जो के हैं वो पॉजिटिव्स निकले. समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन. सिग्निफिकेंस ऑफ Krebs साइकिल का इंपॉर्टेंस है. It is a major part way to reduce the coenzymes and energy in controlled manner. It is the common pathway for oxidative breakage of glucose, fatty acids and amino acids. The fatty acids undergo beta oxidation to produce acetyl CoA and the amino acid from proteins and enter Krebs cycle after deamination removal of amino acid. Krebs cycles provide a series of intermediate compounds needed for such of the other biomolecules like amino acid, nucleotides and क्लोरोफिल्स एंड फैट्स. एम्फीबोलिक पाथवे में जो कि दोनों पाथवे फॉलो करते हैं एनारोबिक एंड एनारोबिक दैट इज द रेस्पिरेशन इज नेसेसरी. हमें पता है रेस्पिरेशन नेसेसरी. द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट. द ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग व्हिच द CO2 and H2 are utilized in presence of sunlight to synthesize starch energy. ये नॉर्मल था. As the photosynthesis is building up for an anabolic pathway whereas respiration is break down to catabolic processes which is glucose leading to CO2 or H2 and energy. Okay, the two pathways occurring together constitute for amphibolic pathway. जो दोनों pathway anabolic and catabolic दोनों साथ में हो रहे हैं हमारे बॉडी में तो इसी की वजह से हम इसे कहते हैं amphibolic pathway. The light intensity actually in the photosynthesis just compensate for the respiration. There is compensation. In other words, in green plants at compensation point amount of CO2 consumed during the photosynthesis is equal to the CO2 generated during the respiration. तो इसकी वजह से जो कि हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है और हम इजीली सांस ले पाते हैं. ओके, अब जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा तो कौन सा फैक्टर है जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है और कौन से हद तक. तो यहाँ पर एक टर्म पढ़ेंगे हम RU रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो कि हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व मींस निकला. ओके, कितना CO2 निकला और कितना CO2 निकला और कितना O2 कंज्यूम किया. तो उसके बेस पर यहाँ पर RQ फैक्टर हम पढ़ते हैं. तो respiration can be measured by amount of CO2 released per unit time. Okay, it was expected. It varies in different organs with age. So generally type of substrate is respiratory substrate may be carbohydrate, fat and protein. The kind of substrate being oxidized can be determined by the measuring the respiratory quotient of the respiratory tissue or oxygen. तो ये हमें याद रखना है RQ is equal to volume of CO2 evolved means निकला और कितना O2 कंज्यूम किया था और ये एग्जाम्स में आते ही थे. For carbohydrates जो कि हो जाता है वो होता है respiratory quotient 1. For protein is greater than smaller than 1 and for fat they are greater than 1. वो something 1.7 या फिर 1.9 ऐसा होता है. As for RQ it is greater than 1 since more energy released per mole of fat than the mole of glucose. means यहाँ पर जिसका RQ ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी रिलीज होगी. Next is temperature. The temperature between the 30 to 35 degrees Celsius is most suitable for respiration. means 30 to 35 degrees Celsius temperature होगा तो मैक्सिमम उसको हेल्प मिलेगी रेस्पिरेशन होने में. This is because enzyme can best in this range of respiration because beyond 50 and also very low temperature. तो यहाँ पर जो
ज्यादा टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर जो एफिशिएंसी होती है कैटलिस्ट की, एंजाइम्स की, वो यहाँ पर नहीं रहती। मींस उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज है जो कि हो जाती है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। द ऑक्सीजन, द रेट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस विद राइज इन ऑक्सीजन concentration. As the O2 concentration increases from 0, the rate of respiration increases. However, beyond the limit, the rate of increases fall. Carbon dioxide, the rate of respiration decreases if CO2 is allowed to accumulate surrounded by respiration. जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा respiration. Next is water. The respiration very slow if the water contained from protoplasm is low, as in dry matured seed. Dormant seeds show very low respiration, and if water supplied to dry seeds, respiration starts immediately. So ये है different types of affects that respiration. Factors affect that. Photo respiration. तो यहाँ पर एक different term आती है plants के लिए. We already studied the dark reactions of photosynthesis. That is enzyme Rubisco catalyze. तो ये reaction आपको याद है Calvin cycle. This enzyme also have very high affinity for O2. It can therefore catalyze the reaction of O2 with RUBP. Okay, तो RUBP Rubisco यहाँ पर एक एंजाइम है, most abundant है यहाँ पर. The respiration that is limited in chloroplast occurs in presence of light and high concentration of CO2. This is called photorespiration. RUBP or O2 Rubisco PGA plus phosphoglycerate is called Calvin cycle. Thereafter the phosphoglycolate undergoes series of reaction in mitochondria and peroxisomes. ये दो जगह है जहाँ पर photorespiration होता है. Two molecules of phosphoglycan ultimately produce the one molecule of PGA and one molecule of CO2. Note that there is no ATP production here. Unlike respiration, this occurs because RUBP enzyme has the same active site for both CO2 and O2. The oxygenation of Rubisco enzyme has the same active site for both CO2 and O2. Oxygen of RUBP in presence of oxygen leads to loss of 25% of carbon fixed by carbon by division line. तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि डार्क रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम कैल्विन साइकिल. यूज हो गया प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज बाय यूटिलाइजिंग द पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी व्हिच अदरवाइज डैमेज द प्लांट टिश्यू. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. ओके, तो यहाँ पर जो है एक माइक्रोब्स में लोअर एनिमल्स में यहाँ पर एक डिफरेंट पाथवे होता है, हेम पाथवे कहते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड पीपीपी और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव. तो ये नाम से इसके दिस साइड ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे इज अ साइटोसोल एंड डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और द माइटोकॉन्ड्रिया. मींस साइटोप्लाज्म में ही वो एनर्जी रिलीज करते हैं. इन दिस पाथवे when a molecule of glucose enters the respiratory process, it is phosphorylated to glucose and glucose 6 phosphate by consumption of one ATP molecule. This glucose 6 molecule made up of group of 5 glucose 6p molecule in the cytoplasm, which is the presence of dehydrogenase. A 6 NADP get oxidized to 6 phosphoglucomutase molecules will be producing 6 NADPH2 molecules. In next reaction catalyzed by dehydrogenation and decarbonylation 6 phosphate molecules get oxidized to 6 molecules. यहाँ पर 6 molecule form हो, which is utilized for regeneration of 5 molecules, and 6 glucose phosphate which is utilized for regeneration of 5 molecule of glucose 6 phosphate. A long chain of intermediate compound produced in a Calvin cycle of photosynthesis to restart another cycle of glucose oxidation. You would observe that in path of 12 NADPH molecule produced within, they are producing 36 ATP molecule which will be produced. If you deduct 1 ATP, that is 35 ATP molecule will be available from the respiratory energy produced and complete oxidation of one glucose molecule within the two chemical reaction, जिसमें हमें मिलता है 12H2 and 6H2. PPP also called after complete oxidation of one molecule to 6H2 and 6 NADPH, a side product of pentose phosphate sugar, it is ribulose 5-bisphosphate. If glucose molecule keep entering the pathway, the large number of pentose sugar would be formed. This sugar conversion है वो बहुत important रोल प्ले करता है, जिससे हमने एक्टिविटी भी यहाँ पर परफॉर्म की है जो कि CO2 फॉर्म करता है. So here we have completed our chapter to look at the respiration in plants with studying anaerobic and aerobic pathway. और जो कि यहाँ पर कोएंजाइम्स है COAO हमें याद रखना है.
क्रेब्स साइकिल का पाथवे याद रखना है, केल्विन साइकिल की डेफिनेशन और थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमें याद रखना है, और ये चैप्टर आपकी ग्रिप आ जाएगी।